between the centers of adjacent krypton atoms, which we can determine from the solid density actually, वो basically is that distance is the twice of the radius of a krypton atom. जैसे बिल्कुल ये अगर आप थोड़ी देर के लिए ये समझ लें कि ये दोनों क्रिप्टॉन एटम्स हैं, एज सच बॉन्डेड नहीं है, वो कनेक्टेड हैं, बैठे हुए हैं एक दूसरे के साथ, अटैच्ड हैं. तो दिस डिस्टेंस इज बेसिकली ये वाला जो है एक्सक्यूज मी नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक रेडियस. तो दिस इज ऑल द वे एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द वे कि आप ये कह सकते हैं कि हाँ जी ये हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम इसको इस तरह डिटर्मिन कर लें उसका साइज जो है. लेकिन अगेन एक चीज याद रखें, जो मॉडल्स हैं और आपके आपने शायद एक टर्म, आई एम नॉट श्योर कि आपने वो नहीं पढ़ी है वो टर्म या नहीं, जो क्वांटम मैकेनिकल अप्रोचेस हैं टू एड्रेस द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो एक तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं और वो बज़ाहिर हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना कि एक न्यूक्लियस बिल्कुल एक एटम जो है वो बॉल की तरह है, सेंटर में एक न्यूक्लियस है और फिर उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो वो ये बड़ी एक सिंपलिस्टिक अप्रोच है. बट द थिंग्स आर नॉट दिस मच सिंपलिस्टिक as we describe sometimes to understand the basic idea. तो हम समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार कुछ अंदाजा हो जाए. तो ये एक सिर्फ this is a simple way or an approach which help you to understand the basic idea. अच्छा जी, फिर इसी तो ये है आपके पास एक ऑप्शन है नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक रेडियस की. फिर लाइकवाइज एक और भी आपके पास तरीकाकार है कि जिसमें आप एक एटम का साइज जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं. वो बॉन्डिंग एटॉमिक रेडियस है. एक नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक रेडियस है और एक बॉन्डिंग एटॉमिक रेडियस है. तो जो बॉन्डिंग एटॉमिक रेडियस है इसको समटाइम्स हम कोवेलेंट रेडियस भी बोलते हैं. कोवेलेंट से कोई आपको ये टर्म आपको जानी पहचानी लगती है, ये वाली टर्म कोवेलेंट बॉन्ड आपने कभी सुना होगा. कैन समवन डिस्क्राइब और डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर मी? Mutual sharing of electron. यस, बिल्कुल ठीक है, आप लोग सही फरमा रहे हैं. म्यूचुअल शेयरिंग, ये हम आगे अभी आज इस बॉन्डिंग को भी हम थोड़ा सा टच करेंगे. तो वेलेंट आपने टर्म सुनी होगी, वैलेंसी आपने पढ़ा होगा. Yes sir. वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. और को जो वर्ड है, को है कोऑपरेशन, को आपस में, को CO जो है, तो कोवेलेंट से मुराद है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का आपस में शेयरिंग, जिसकी बेसिस के ऊपर ये टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस, कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट रेडियस और देन बॉन्डिंग एटॉमिक रेडियस. तो जो कोवेलेंट रेडियस है या बॉन्डिंग एटॉमिक रेडियस है, ये नॉन मेटल्स के लिए डिफरेंटली बिहेव कर रहा होता है और मेटल्स के लिए डिफरेंटली बिहेव कर रहा होता है. वो इसलिए कि जो नॉन मेटल्स हैं ये मेनली जैसे नाइट्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है, तो इसमें 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफ द एटम, यानी कि दोनों बॉन्डेड एटम्स हैं, इनका जो आपस में जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस, उसका जो हाफ है, दैट मे बी दिस वन, इफ यू कुड सी ऑन दिस स्लाइड, that will be the bonding atomic radius. Excuse me. Okay. तो in case of non-metals तो ये है, हम इस तरह इसको कंसिडर करते हैं. अच्छा, मेटल्स में वो हम क्यों डिफरेंटली उसको देख रहे हैं, उसकी वजह ये है कि मेटल्स का स्ट्रक्चर मोस्टली जो है वो डिफरेंट, वो क्रिस्टलाइन की तरफ ज्यादा जाता है. इसलिए हम ये कहते हैं जब भी मेटल्स के लिए बॉन्डिंग एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो वी ट्राई टू डिफाइन इट लाइक 1/2 द डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ द एटम्स, मेटल एटम्स नेक्स्ट टू ईच अदर इन ए क्रिस्टल ऑफ द मेटल. तो जस्ट इन आइडिया बुनियादी तौर पर वही है, लेकिन सिर्फ ये है कि हम ये चाह रहे होते हैं कि हम मेटल की
एग्जिस्टेंस की शेप को हम जरूर उसमें जो है वो कंसीडर करें। अच्छा, अब ये फिर इस तरह एक और टर्म भी समटाइम, जो नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक रेडियस हैं इसको वैन डर वाल्स रेडियस बोलते हैं। ये सारी यहाँ पर मैंने आउटलाइंस कुछ दी हैं, आई होप कि आप ये देख लेंगे। अदरवाइज आप किसी भी अच्छी केमिस्ट्री की बुक से आपको मोर और लेस इसी आइडिया से रिलेटेड जो हैं वो मिल जाएंगे, डेफिनेशन भी जो मिल जाएंगे एटॉमिक रेडियस। अच्छा, अब फिर यहाँ से हमें एक आइडिया ये मिलता है कि मोर और लेस जब जो एटम्स हैं वो आपस में वो कोऑर्डिनेट उन्होंने किया हुआ है, उन्होंने बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो हम उनके ये इस तरह न्यूक्लियस डिस्टेंस जो है एंड द हाफ ऑफ दैट डिस्टेंस हम वो कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पर एक छोटा सा एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है। आई होप के someone be able to answer that question. For example, there are two molecules, दो कंपाउंड्स है मेरे पास। एक है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड और एक है क्लोरीन का मॉलिक्यूल, क्लोरीन टू क्लोरीन। अब हमने बात की कि जब दो एटम्स आपस में मिले हुए हैं तो उनके न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस जो डिस्टेंस है उसका हाफ हमें एटॉमिक रेडियस का एक एस्टिमेट दे देगा, हमें एक गेस दे देगा, हमें एक अंदाजा बता देगा। गेस और अंदाजा, इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज देयर इज नो फिक्स्ड, थोड़ी बहुत आगे जा सकती है। अब मुझे जरा आप लोग एक अपनी राय से जो है वो मुझे आगाह करें कि अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए कि ये न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस का डिस्टेंस जो है एंड हाफ ऑफ दैट डिस्टेंस विल बी कंसीडर्ड एटॉमिक रेडियस, देन डू यू थिंक कि HCl एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल में जो क्लोरीन है, दो कॉमन है ना, तो क्लोरीन कॉमन है, हाइड्रोजन अलग है और फिर क्लोरीन के साथ में बॉन्ड किया, तो डू यू थिंक क्लोरीन का जो एटॉमिक रेडियस है इन दोनों में सेम हो या डिफरेंट हो सकता है? क्या बात? डिफरेंट होगा क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से। एग्जैक्टली, होता यही है कि हमें अगर इसीलिए हम ये बात करते हैं कि हमें गैस मिल सकता है, हमें एक एस्टिमेट मिल सकता है, मे नॉट बी द एग्जैक्ट इंडिकेशन और द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ एन एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो हम मसलन एक जैसे हैं तो वहां पर शायद उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो डिफरेंट हो, लेकिन व्हेन elements will be different, their behavior will be different in the molecule, उनका तरीका, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस, वो उसकी वजह से जो है वो डिफरेंट होगा डेफिनेटली। लाइकवाइज फिर इसी तरह जो सेम है, सेम में हम जो है वो ये गेस कर सकते हैं कि हाँ ये मोर और लेस बराबर होगा। मसलन ब्रोमीन जो है अगर ब्रोमीन मॉलिक्यूल है Br2, ब्रोमीन मॉलिक्यूल की जब मैं बात करूंगा तो इसका मतलब ये है कि ब्रोमीन और ब्रोमीन आपस में जो है वो बॉन्डेड है, और उसका जो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस जो डिफरेंस है हाफ दैट कैन बी कंसीडर्ड, लेट्स से वो 28 पिकोमीटर है। 228 को जब आप हाफ करेंगे तो ये दिस शुड बी 114, and that 114 picometer should be the radius of bromine. अच्छा, this is an additive property. एक अक्सर प्रॉपर्टी में टर्म यूज करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज। एडिटिव प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि जो सिंपल जमा तरीक से जो प्रॉपर्टी डिटरमाइन हो जाए। तो जो एटॉमिक रेडियस इन टर्म्स ऑफ, जब हम सेम एटम्स के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे होंगे तो उस सूरत में जो ये जो रेडियस है, जो रेडियाई है, ये दिस हैपेंस टू बी एन एडिटिव प्रॉपर्टी, और आप इनको हाफ हाफ करके जो डिटरमिन कर सकते हैं।
अच्छा, दूसरी इससे रिलेटेड जो जो बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, यू कैन ब्राउज एनी गुड chemistry book and you will be able to find a number of pages on this concept. But what we want to know is how these properties behave in a periodic table. जैसे trends हैं, ये आप trend पढ़े हुए हैं, यकीनन पढ़े हुए हैं आप। within each group जब हम बात करते हैं periodic table में, तो group का मतलब है we travel from top to bottom. And when we talk about a series or a period or a row, then we move from left to right. तो जनरली जो एटॉमिक रेडियस है वो अगर आप टू बॉटम ट्रैवल करते हैं इन ए ग्रुप, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। जबकि अगर आप किसी पीरियड में और किसी रो में लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करता है। अच्छा, यहाँ पर बल्कि एक इंटरेस्टिंग चीज, तो एक टर्म आई गेस कि वो आपकी उसमें भी मौजूद थी, असाइनमेंट में भी मौजूद थी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कुछ लोगों की मैंने असाइनमेंट्स देखी हैं एंड दे लुक वेरी गुड। अच्छा काम हुआ आप लोगों ने, और आई रियली कि अगर आप इसी तरह इसमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो यू विल बी एबल टू learn a number of things. अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर मैं थोड़ा सा टाइम लगाना चाहूँगा ताकि किसी को कोई उसमें जो क्वेश्चन था बेसिकली वो जो to have any idea about the nuclear charge, so that might help you. अच्छा, जो ट्रेंड्स हैं एटॉमिक रेडियस के इन ए पीरियोडिक टेबल, वो दे आर डिक्टेटेड बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और यहाँ पर एक और भी, अगर आपको याद हो, आपने एक लॉ पढ़ा था, कूलम्स लॉ। If someone, I am sure all of you would be able to recall that Coulomb's law, and which states that the attraction between a nucleus and an electron will keep increasing with increasing magnitude of nuclear charge. जितना जो अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली इसके ऊपर जो है वो मैग्नीट्यूड है न्यूक्लियर चार्ज का, उसके साथ साथ जो है वो बढ़ रही होती है। अच्छा, अब इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कि जी ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, या इसको आप जो है वो कैसे समझ सकते हैं, इसलिए एक छोटी सी एग्जांपल हम कोशिश करते हैं कि उसको ना देखने की कोशिश करें। आई थिंक आई समवेयर prepared a single slide, but let me check. My slide is actually हाँ, ये छोटी सी स्लाइड पे मैंने एक इलस्ट्रेशन जो है वो डेवलप की थी। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। हाइड्रोजन के बारे में, हीलियम गैस के बारे में आप लोग जानते होंगे, हीलियम मॉलिक्यूल के बारे में भी आप लोग यकीनन जानते होंगे। हीलियम, कैन समवन टेल मी कि हीलियम में कितने जो हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं और उसमें प्रोटॉन्स कितने होते हैं? इसको मजीद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम उसको हाइड्रोजन और हीलियम को हम कंपेयर करते हैं। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी? 1 वेरी गुड। और हाइड्रोजन में प्रोटॉन्स कितने होते हैं जी? 1. Now let's take another example of helium. जो हीलियम है, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2. वेरी गुड। और हीलियम में प्रोटॉन्स कितने हैं जी?
सर जी 2 है। वेरी गुड। हीलियम +1 आयन, आयन का मैं बात कर रहा हूँ। हीलियम +1 आयन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? शाबाश, 1 1 वेरी गुड। हीलियम +1 आयन का मतलब ये है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां से बाहर निकाल दिया, ठीक है। और जी हेलो, हीलियम मतलब ये है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम, ड्रॉप हो रही है। क्या चीज? आपकी आवाज भी डिस्टॉर्टेड है। आई थिंक किसी स्टूडेंट को शायद प्रॉब्लम हो रही है उसमें। आवाज ड्रॉप हो रही है। सबके लिए ड्रॉप हो रही है या सिर्फ एक के लिए? सर हो गई ठीक। चले ठीक हो गया। अब सर क्लियर है। ओके, चलें, ओके ओके। अब इसको जल्दी जल्दी इसको करते हैं ताकि ये हमारा डिस्कनेक्शन वाला जो है ना वो उस पर ना हो। असल में ना ज्यादातर ये कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर होंगे जब हम फेस टू फेस बैठे होंगे, बट आई होप कि वी विल बी मीटिंग ऑन 1 फरवरी। अच्छा, हाइड्रोजन एटम और हीलियम आयन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन दोनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो डिफरेंट है। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है और हीलियम के अंदर जो है वो 2 प्रोटॉन। अब होता ये है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये बेसिकली एक any one electron in a multi-electron system experiences 2 kind of charges. एक पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का और दूसरा नेगेटिव चार्ज है उसके साथ वाले इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, ये रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं ये उसको एक्सपीरियंस करेंगे। और प्रोटॉन या न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है ये दोनों जो हैं वो करेंगे, उसको एक्सपीरियंस करेंगे, जो ट्रैक्शन जो है उसको एक्सपीरियंस करेंगे। अब होता है किसी मल्टी सिस्टम में मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की हम जब बात करते हैं इसका मतलब है कि वो वाला एटम जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मैं इसको ना सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, हाइड्रोजन हीलियम जो एग्जांपल है वी विल skip this to our physical classes. So just for this sake of this class and for right now, what we can deduce from the effective nuclear charge that this is the average or net charge which is experienced by a single electron, and this is considered as the effective nuclear charge. और ये एक आपका अकेले एक एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो एक्सपीरियंस वो करेगा, और वो जब आप तमाम अदर फैक्टर्स को माइनस कर देंगे उसमें से, मसलन एक एटम है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर एक आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब वो जो आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो पुल है वो स्क्रीन हो रही है, शील्ड हो रही है अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो टेक्निकली ये चार्ज डिफरेंट है, जो पुल है वो डिफरेंट है, न्यूक्लियस की अपनी तरफ अट्रैक्शन मुख्तलिफ है, वो शील्ड हो जाती है दरमियान वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब हम उस इफेक्ट को माइनस कर देते हैं, वो माइनस करने के बाद जो नेट चार्ज हमारे पास आता है दैट इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये आप लोग जब कंसल्ट कर रहे होंगे तो यकीनन आपको एक मिलेगा चार्ज माइनस चार्ज स्क्रीन बाय इलेक्ट्रॉन। वो जो स्क्रीनिंग है वो स्क्रीन पे होता है जितनी जो बिल्कुल आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के दरमियान जो मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उनकी वजह से स्क्रीनिंग डेवलप होती है। उस इफेक्ट को जब आप बाहर निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो दैट इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको जस्ट गिव इट सम टाइम एंड स्लीप ऑन इट and try to consult resources if you can if you would be able to grasp the idea, that would be good.
otherwise we can have this thing discussed later at some stage. ठीक है जी, हम इसको साथ ही अंदर आगे भी चलते हैं because I really want to pick up the speed as well. अच्छा जी, आयनाइजेशन एनर्जी से क्या मुराद है जी? सर एनर्जी जो आयनाइज करने के लिए जरूरत हो, या जो सिंपलेस्ट जो है वो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि द काइंड ऑफ और द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन यू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम Why does it move an electron from isolation atom? हाँ एग्जैक्टली, वो जब अच्छा एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है, अक्सर आपने डेफिनेशन में नोट भी किया होगा, हम ये लिखते हैं द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम और आयन इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन और आयन इन द गैसियस स्टेट, एटम और आयन इन द गैसियस स्टेट. व्हाई? कि हम क्यों उसको गैस स्टेट में ही हो तो भी हम उसको ज्यादा वो इफेक्टिव जो है वो निकालते हैं. अक्सर आप डेफिनेशन में ये नोट किया होगा, आई एम नॉट श्योर आपने नोट किया है कभी या नहीं किया, बट कभी ट्राई कीजिएगा मुख्तलिफ किस्म की बुक्स में. जहां तक मेरा जो बतौर स्टूडेंट जो मेरा एक्सपीरियंस है और गेस है, मैंने अक्सर ये देखा है कि अक्सर डेफिनेशंस में हम ये गैसियस स्टेट की जरूर बात कर रहे होते हैं. So do you have any idea to why not in solid state or why not in liquid state? क्यों उसके मॉडल होता है? ओके, चलें. इसके अलावा आप अपना पहले आइडिया शेयर करें, then I will share my guess as well. सर क्योंकि गैसियस स्टेट में उन्हें कम से कम एनर्जी देनी पड़ती है ताकि इलेक्ट्रॉन एटम से टूट सके. ओके, इसके अलावा चलें अब मैं भी अपना भी थोड़ा आइडिया शेयर करता हूँ, लेट्स सी के वो आप लोगों के इस आइडिया से कितना मिलता जुलता हो सकता है. होता ये है होता ये है. यस सर, आपकी वॉइस ड्रॉप हो रही है. अच्छा, अभी कुछ मैं वैसे लैपटॉप के बिल्कुल ऊपर चढ़ के बैठा हुआ हूँ ये आवाज ना ड्रॉप हो, लेकिन वो चूंकि नेट का बीच में कोई ना कोई जो है नेट कनेक्टेड है, सब कुछ चल रहा है, अभी भी स्टिल जो है वो ड्रॉप हो रही है. यस सर, थोड़ी थोड़ी हो रही है. सर बिल्कुल ठीक आ रही है, लगता है ये स्टूडेंट्स के नेट का इशू है. चलें वी ट्राई आपकी आवाज नहीं आ रही यार. नो सर, आपने भी बीट दिया. सारे स्टूडेंट्स का तो नेट इशू होगा, पूरी क्लास को लेके चलना होता है. यस सर, सही बात है. देखें जी, ये अब नेट का इशू वो है जो जिसको ना तो मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ ना आपके हाथ में है. ठीक है ना, वी कैन जस्ट ट्राई एंड रिपीट, दैट इज व्हाट आई कैन डू. ओके, यस सर. ठीक है, मैं इसको रिपीट करता रहूंगा जब ये नेट का आपका मसला ठीक नहीं हो जाता या जब तक यकम फरवरी नहीं आ जाता. ठीक है, तो इसलिए लेट्स लिव विद दैट एंड लेट्स कीप ट्राइंग. ओके, तो गैसियस स्टेट में जो मेरा जो गैस है, जो मेरा आइडिया है कि क्यों आखिर गैसियस स्टेट में, और किसी हद तक आपकी बात से मैं एग्री करूंगा, लेकिन मैं शायद इस बात को जो कपड़े है वो कुछ और तरह के पहनाना चाहूंगा. वो इस तरह कि हम ये चाह रहे होते हैं कि किसी भी एटम में से जब हमने इलेक्ट्रॉन पुल करना है और जो हमें एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड हो सकती है, कितनी भी है वो हमारे पास एक्चुअल आनी चाहिए, एस्टिमेटेड आनी चाहिए. एस्टिमेटेड ना हो बल्कि हकीकत के करीब तर हो. क्यों? इसलिए कि अगर वो बिल्कुल एक्चुअल नहीं होगी तो इसका मतलब है अगर उसके इर्द गिर्द कोई और एटम्स हैं तो वो इन्फ्लुएंस हो रहा होगा. मसलन एक एटम है कि अगर वो कहीं करीब बैठे हो तो हो सकता है कि वो एटम अपने तौर पर भी उस इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा हो और आपको थोड़ी एनर्जी लगानी पड़े. अब हर दफा तो वो एटम उसके करीब नहीं होगा, तो आपको अंदाजा हमेशा आपका गलत हो जाएगा. आप समझ रहे होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर एक एटम में से निकालने के लिए 10 किलो जूल्स रिक्वायर्ड हैं,
तो अगर वो कहीं लिक्विड स्टेट में है तो हो सकता है उसका साथी जो एटम है वो वहां से वो भी पुल कर रहा हो और आपको वहां पर जो एस्टिमेट आए वो 5 किलो जूल्स आए। तो दैट विल नॉट बी द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। इसलिए जब भी हम ये इस तरह कैलकुलेट करना चाह रहे हो, कोई इस तरह का इलेक्ट्रॉन पुल हम देखना चाहें, तो हम ये चाहेंगे कि वो बिल्कुल अकेला बैठा हो, अलग से बैठ। मसलन आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं, आप जब एग्जाम्स देते हैं तो आपको किसी किस्म की हेल्प की इजाजत नहीं होती, आप लोग एक आइसोलेटेड स्टेट में होते हैं और हम चाह रहे होते हैं कि हमें पता चले कि आपके नंबर्स कितने हैं। टेस्ट में अगर लेट्स से 10 नंबर का है तो हमें ये पता चले कि जी आपने एक्चुअली खुद कितने मार्क्स हैं वो अटेन किए हैं। चे जाए कि हम आपके साथ एक दो साथी और बिठा दें और उनकी मदद से आप 10 में से 20 नंबर ले लें। तो इसलिए आइसोलेटेड स्टेट में रखना जरूरी है एटम को, और दैट इज व्हाई अक्सर डेफिनेशन में जो है वो ये टर्म यकीन ये यूज होती नजर आएगी, एट इन द गैसियस स्टेट और इन एन आइसोलेटेड स्टेट, बिल्कुल अलग हो। तो दैट विल गिव यू एन एन इंडिकेशन or exact kind of indication which you can use for your further references or chemical reactions, क्योंकि eventually this information will help you in order to determine the trends of chemical reactions or the behavior towards chemical reaction। अच्छा, अब एक और चीज जो हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है, that is that this is positive, डेल्टा H पॉजिटिव आती है, एंथैल्पी जो है वो भी यकीन होगी, at some time later stage we will go through that concept as well। हम अक्सर आयनाइजेशन एनर्जी या जब हम किसी एटम में से इस तरह इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो ये कहते हैं कि जी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोस व्हिच रिक्वायर एनर्जी, which demand energy। और वो आपको, क्योंकि कोई भी एटम इतनी आसानी से आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं लेने देगा ना जी, तो आपको कुछ ना कुछ मसलन सोडियम आयन, अगर आपने सोडियम एटम से सोडियम आयन में ट्रांसफर होना है तो उसके लिए आपको 496 किलो जूल्स पर मोल रिक्वायर। इसको अक्सर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। लाइकवाइज फिर एक और टर्म भी साथ यूज होती है जिसको हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी भी एक कंसीडर करते हैं। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एटम में से निकलेगी या आयन में से निकलेगा उस वक्त इलेक्ट्रॉन? शाबाश, दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। आयन में से निकलेगा, बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे तो सोडियम आयन बनेगा जिसकी आपको 496 किलो जूल्स पर मोल रिक्वायर्ड है। एंड इफ यू वांट टू गो फॉर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, which would mean that you want to remove an electron from sodium ion, and that will require 4,506। The interesting thing is कि almost आप ये समझ लें 10 गई है जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है when you want to go for second ionization energy for sodium। Can you कोई स्टूडेंट आप में से बता सकता है possibly be what could possibly be the reason कि असूलन तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको 496 किलो जूल्स पर मोल लग गए, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो है आपको 4000 पे आप चले गए। वो चले 500 बढ़ जाता, 600 बढ़ जाता, 1000 बढ़ जाता, बट दैट shows a huge amount of energy required। and what could possibly be the reason? शाबाश। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने राइटली। सर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सर उसका बढ़ जाएगा। हाँ, ये आप सब लोग आप
मोस्टली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और सर उसकी बाकी इलेक्ट्रॉन the पर thing ग्रिप is मजबूत हो जाती है इसलिए। कि हाँ जी ऐसे ही है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज वो बढ़ जाता है। जो न्यूक्लियस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो टाइटली जो है वो बाउंड कर लेता है। अच्छा, हम यहाँ पर अब छोटी सी 5 मिनट की ब्रेक लेंगे। आई हैव टू साइन सम डॉक्यूमेंट्स और देन आई विल गेट बैक टू यू। ओके, 5 मिनट का ब्रेक ले लें क्विक सा जो। थैंक यू। ओके सर। Okay, sir. ओके सर। ओके सर। ओके सर। तक 10 मिनट आए सर। अच्छा अजय, रहना आपने इधर ही है अभी, क्लास छोड़ के ना जाइएगा, ठीक है? मैं इधर ही हूँ, मैं सिर्फ सिग्नेचर कुछ कर रहा हूँ तो ओके मैं सर। फिर अभी कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा हाँ, अब यहाँ पर एक दो छोटी छोटी चीजें हैं। सब लोग हैं ना मेरे साथ? यस सर। जी सर। यस सर। सर। That's good. सर हम आपके साथ साथ हैं। बड़ी मेहरबानी ना, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब उसके बाद जो एक दो चीजें, इसके जो ट्रेंड्स हैं, हम वो भी अगर आप देखें तो ट्रेंड्स ग्रुप में जो है वो ऊपर से, जब आप किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम when you travel, तो you would be able to find out कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम हो रही है, जिसकी बड़ी ही ऑब्वियस सी रीज़न है which is that कि जो आपका साइज है वो बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को वहाँ से पुल करना रिलेटिवली आसान है, निस्बतन आसान है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप किसी पीरियड में ट्रैवल करते हैं और लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करते हैं तो अपेरेंटली क्योंकि साइजेस आपके वो श्रिंक हो रहे होते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी, मतलब न्यूक्लियस का जो पुल है वो भी बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, एनॉमलीज हैं कुछ, और वो एनॉमलीज जो हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस और उससे वो लिंक्ड हैं। मसलन बोरॉन अगर आप देखें तो इफ बेरिलियम इज एट 899 then boron is at 801, और फिर कार्बन 1086 पे है, नाइट्रोजन जो है 1402 पे है, फिर इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो रिलेटिवली कम पे है, फिर फ्लोरीन और नियॉन में बढ़ जाता है। एक तो जनरल ट्रेंड ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पुल है, जब आप राइट साइड पे जाते हैं अपने पीरियोडिक टेबल के, तो वहां पर एक ये ऑलरेडी ये टेंडेंसी मौजूद होती है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन लूज करने की, बल्कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की। और वो बड़े तिलमिलाएंगे वो एटम्स जो हैं, वो नॉन मेटल जो हैं, इस बात पर कि हम इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज नहीं करना चाहते। ऑन दी अदर साइड, अगर आप बिल्कुल अपने किसी भी पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पर अगर आप मौजूद हैं, तो वहां पर चूंकि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और रिलेटिवली उनके लिए हमने पहले भी ये बात की थी, अपेरेंटली एवरी एलिमेंट और एटम वांट्स टू लुक लाइक ए नोबल गैस। तो वो चूंकि उसमें लगना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए जो बेस्ट सुटेबिलिटी है वो ये है कि जो एल्कली मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम की एग्जांपल ले लें, तो सोडियम विल नेवर वांट टू सोडियम विल नेवर बी एबल टू मैनेज टू गेट 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्ट sodium will prefer to lose 1 electron, then that is why आपको वो थोड़ा सा आसानी से बहुत जो है वो इजीली आपको जो है वो ये कर देगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो रूल आउट कर देगा, निकाल देगा वहां से। अच्छा, अब ये जो एक्सेप्शंस हैं, यानी कि बोरॉन हैज ए स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी देन बेरिलियम इवन दो इट एग्जैक्टली beryllium in the same way. The exception किस वजह? जी शाबाश। Why? What could possibly be the reason? सर क्या क्वेश्चन था?
क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारी सपोजिशन ये है, हम ये बिलीव ये करते हैं कि जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में उसके पीरियड्स में रो में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। अच्छा, अगर हम बेरिलियम को देखें तो वो खड़ा है 899 किलो जूल्स पर मोल पे। राइट आफ्टर दैट बोरॉन है। जो बोरॉन है उसकी इंस्टेड के ज्यादा होती आयनाइजेशन एनर्जी कहीं 950 पे खड़ी होती, लेकिन बोरॉन की उससे कम हो गई है, 801 पे है। तो इसकी पॉसिबल रीजन जो है, ये एक एक्सेप्शन है। आप लोगों ने शायद उर्दू में एक वर्ड सुना हो, मुस्तस्नियात। ये बेसिकली एक एनॉमली है, एक एबनॉर्मल बिहेवियर है हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। उसके लिए शायद ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन हम जो एक अंदाजा लगा के बैठे थे कि जी बोरॉन की ज्यादा होगी, तो वो अचानक हमें ये लगता है कि बोरॉन जो है वो कम हो गया। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन आपने बेसिकली जो है वो डिटरमिन करनी है कि क्या वजह क्या हो सकती है। ये खैर, इसको हम आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। आप लोग ये कीजिएगा, everyone can sleep on it. You know what is sleep on something? Sleep on something means के to keep thinking, to keep focusing on something. सिर्फ 2-3 लाइन उसी तरह जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। मैं आपकी जो पीछे वाली पहले वाली असाइनमेंट्स उनको डेफिनेटली उनके ऊपर जो कमेंट्स हैं वो बाय दिस वीकेंड जो है वो आपको मिल जाएंगे। असल में मैं लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा बिजी रहा हूँ, तो आई हैव रिज्यूम्ड माय ऑफिस फ्रॉम दिस मंडे। तो मैं अब सारे जो अपने मेरे ये जो काम है पेंडिंग, ये सारे मैं वो देख रहा हूँ। तो जो आपकी लास्ट असाइनमेंट्स हैं जिन लोगों ने भेज दी हैं, बहुत अच्छी बात है। उन लोगों को मैं रेस्पॉन्ड करना शुरू कर दूंगा प्रोबेबली फ्रॉम टुनाइट, और बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई विल बी डन विद ऑल योर दिस विल। अभी मैं सिर्फ अनग्रेडेड असाइनमेंट्स लेकर चल रहा हूँ ताकि आई जस्ट वांट यू all of you to learn how to prepare for assignments and stuff like that. तो ये भी ungraded है. You just have to find and you just have to describe the possible reason behind this exceptional behavior of boron. ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसकी एक स्टेटमेंट भी क्लासरूम में पोस्ट कर दूंगा ताकि आप उस स्टेटमेंट को लेके आगे चलेंगे फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दैट। और ये आप इसी तरह इसको नेक्स्ट वीक में सबमिट करना है। मुझे संडे से पहले ये वाली आपने नहीं सबमिट करनी है। अगर आपको पता लग जाती है, आप उसको जो है वो तैयार कर लेते हैं, तो उसको बस तैयार करके अपने ब्रीफ केस में रख लें, एंड एज सून एज मंडे कम्स आप लोग मुझे वो ईमेल कर दें। ठीक है, इज दैट गुड? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, ये क्वेश्चन लास्ट असाइनमेंट में भी था जो हमने अभी सबमिट करवाई है, उसमें था ये क्वेश्चन। ओह वेरी गुड। अगर तो एक मिनट मुझे वो चेक करने थे, मुझे याद नहीं वो। अगर तो था तो अगर तो आपने एड्रेस कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको नहीं करने की जरूरत। दैट्स गुड, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर एक दफा सब लोग कर लें इसको, तो देन आई विल गो थ्रू दिस। ओके, Yes, sir. अच्छा, लाइकवाइज बिल्कुल आयनाइजेशन एनर्जी की तरह एक और एक कॉन्सेप्ट है एफिनिटी। व्हाट डज इट मीन? एफिनिटी का क्या मतलब होता है जी? एफिनिटी से क्या मुराद है? फ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन को हाँ, एफिनिटी से मुराद है, हाँ, एफिनिटी से बेसिकली मुराद है अट्रैक्शन टुवर्ड्स समथिंग, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज बेसिकली a measure of a certain atom, measure of actually attraction of a certain atom to electrons. तो इसी हद तक ये जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी जिस तरह हम मेटल्स के लिए देखते हैं कि जी वो कम है, बिल्कुल इसी तरह नॉन मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। क्योंकि अगर मैं आपको ये एग्जांपल आपके सामने रखूं सोडियम की, कि सोडियम आउटमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इंस्टेड के वो 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से मैनेज करे, सोडियम विल टेंड टू लूज दैट 1 इलेक्ट्रॉन। ऑन द अदर साइड, इफ वी कंसीडर क्लोरीन एटम, तो क्लोरीन के केस में ये है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स,
और वो जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, instead of in terms of just looking alike और एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए जो क्लोरीन है वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, बल्कि वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा। I guess किसी का माइक ऑन है, and I would highly appreciate कि वो कर लें, इसको माइक ऑफ कर लें। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो क्लोरीन बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज आर मोर रेलेवेंट टू मेटल्स and ionization energy is more relevant to metals. तो likewise इसकी भी अगर आप definition जब कहीं से आप देखेंगे तो ये कि जी the electron affinity basically of a certain atom is the energy change which is associated with gain of an electron by the atom in the gaseous state. Again, gaseous state जो है that is the key. अच्छा, उसके बाद ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हैं ये यूजुअली दे आर मेजर्ड, दे आर नेगेटिव बिकॉज ऑफ एन एटम और आयन यूजुअली रिलीजेस एनर्जी। अच्छा, ये जो वो वाले प्रोसेसेस जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एग्जैक्टली, एक्सो एग्जिट और एक्सोथर्मिक। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये चूंकि इसीलिए इनकी जो डेल्टा एच हैं वो नेगेटिव में है, और ये टेबल भी अगर आप इफ यू माइट बी एबल टू look at the table clearly, but once you will have the slides you will be able to और किसी भी बुक से आप जो देख सकते हैं, ये नेगेटिव में जो है वो ये डिटरमाइन होती है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन जो है, क्लोरीन के केस में ये 349 किलो जूल्स पर मोल जो है वो ये इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह हम एक और चीज जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपने कुछ इस टेबल में देख रहे होंगे, कुछ के केस में 0 greater than 0 means that they are not the delta H for those elements are in positive, and the positive delta H means that becomes, हम जनरली हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एक्सोथर्मिक है, उसमें हीट रिलीज होती है, लेकिन कुछ के केस में ये एंडोथर्मिक भी है। व्हाई? ऐसा क्यों हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन की तरफ जो है आपको, यानी कि आपने इलेक्ट्रॉन एक एटम को दे रहे हैं और वो इंस्टेड आपको एनर्जी रिलीज करने के लेने की बजाय आपको खुद एनर्जी प्रोवाइड कर रही है इन टर्म्स ऑफ providing that electron to that atom. इसकी क्या possibly reason हो सकती है जावाज? सर ये रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स उसकी वजह से। हाँ, दूसरा सर ये उस पे जो नेगेटिव चार्ज आ जाता है जिसकी वजह से। बुनियादी तौर पर वजह ये है कि आप जी बेटे सर इनिशियली हमें उन्हें कुछ ना कुछ स्पार्क देना पड़ेगा, तो फिर ही वो आगे परफॉर्म करेंगे, इसलिए हमें शुरू पे एनर्जी खुद से प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बुनियादी तौर पर हम उसकी वो खत्म कर देते, उसकी ना ये ना किसी स्टूडेंट का वो है, वो ना माइक ऑफ हो गया जी। अच्छा, बुनियादी तौर पर जो वजह है आप उसकी वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर आप जो है वो उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करें। मसलन हीलियम है, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 हैं। या नियॉन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप उसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो नियॉन कहेगा भाई या तो मुझे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन दो ताकि मेरा आउटर शेल कंप्लीट हो, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे के मुझ पे आप क्या एहसान करेंगे?
तो वो आपकी बात नहीं मानेगा, और अगर आप बात नहीं मानेंगे तो आप जबरदस्ती उसके ऊपर एनर्जी अप्लाई करेंगे, एंड बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो उसके लिए वो ग्रेटर है। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि अगर आप इसके ट्रेंड्स के ऊपर आ जाएं तो मोस्टली ग्रुप्स ये आपको एक डेफिनेट किस्म का ट्रेंड नहीं मिलेगा, जिस तरह का डेफिनेट ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी के केस में मिलता है। ये माइक किसी का ये मलाइका इमरान का खुला। चले, वो हो गया बंद, उन्होंने कर लिया मेरा हाल ही। चले, तो इसमें कोई डेफिनेट ट्रेंड नहीं है। Mostly the groups in the periodic table, they do not exhibit any definite trend in electron affinity, and among the group 1A जो alkali metals हैं, इनमें जो electron affinity है it becomes or tend towards positive, और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते हैं वो होती जा रही हैं। अच्छा, उधर दूसरी तरफ जो है वो टोटली जो है वो डिफरेंट है, अल्कलाइन जो है। तो ये जिस तरह का आपको एक खूबसूरत किस्म का ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, साइजेस में वो मिलता है, उस तरह का आपको जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो है वो नहीं मिलेगा। अच्छा, ये तो था हमारा जो ये बड़ी बेसिक सी। वैसे तो देयर आर लॉट्स ऑफ अदर पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज व्हिच यू कैन डिस्कस, लेकिन चूंकि हमारे पास एक तो टाइम कंस्ट्रेंट है और फिर कोर्स आउटलाइन में भी मोर और लेस यही मेंशन्ड है, दैट इज व्हाई वी विल जस्ट ट्राई टू stick to these properties, but you can go through all of other properties and you can find, as long as your assessments are included, they will be just will be related to the course contents. There will be nothing in terms of assessment out of the course. तो इसलिए इसको ही हम जो है वो करेंगे। यहाँ तक तो हमारी ये प्रॉपर्टीज का होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा है केमिकल बॉन्ड्स, और ये एक अगेन जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है केमिस्ट्री का, वो हम डिस्कस करेंगे। वी विल जस्ट हैव ए क्विक ब्रेक ऑफ 2 minutes एंड वी विल गेट स्टार्टेड अगेन। ओके सर, बस यही है एक चैनल, ठीक है ना? ठीक है, इसके ऊपर आज हम मीटिंग करते हैं 3 बजे। 2 से 3 मैंने उनको रखा हुआ है MSc 1 वालों को, तो ना 3:30 तक मैं फारिग हो जाऊंगा। तो हाँ, उस वक्त हम ना एक आज क्विक थोड़ा सा अपने काम कर लेंगे, चार्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, ओके जी। अच्छा जी, अच्छा, केमिकल बॉन्ड्स, ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री एक्चुअली। I guess one can, it won't be wrong कि अगर हम ये कहें कि chemical bonding is the heart of chemistry. There are number of theories, आप लोग यकीनन पढ़ के आए होंगे, हम लोग पढ़ते होते थे। लेविस मॉडल है जिसमें हम कंपाउंड्स और वो जो है उनके डॉट्स लगाते होते। मसलन फॉर एग्जांपल अगर HCl है तो Cl क्लोरीन के इर्द गिर्द हम 7 डॉट्स लगाते थे, फिर हम एक क्रॉस लगाते थे और फिर हाइड्रोजन के क्रॉस के साथ उसको मैच करते थे। ये HCl था। मतलब आप ये देखेंगे किस तरह केमिकल बॉन्डिंग में ये, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है दिस हैपेंड ड्यू। आ गए हैं सैफ साहब, आ गए? हाँ, सैफ साहब को चेक करें, उन्हें कहें कि मैं क्लास एक अपनी ना करके तो आ रहा हूँ मैं। ठीक, अच्छा बच्चों, मैं यहाँ पे आपकी बात ये इसको डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। अटेंडेंस मुझे ना दोनों क्लासेस के जो CR हैं वो भिजवा देंगे मुझे आप लोग? ओके सर। ओके सर, हाँ, थैंक यू। ये मुझे फेवर कर भिजवा दीजिएगा, मैं दोबारा इसको कंटिन्यू करता हूँ। वी विल बी मे बी कंक्लूडिंग दिस सेशन ऑफ आवर्स टुडे इन 5 minutes जो है। ठीक है, अच्छा तो अच्छा, अब उसमें हम लेविस बॉन्ड, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बॉन्डिंग को डेवलप किया गया
और मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात जो हैं वो लेके, मसलन लेविस मॉडल था, बड़ा सिंपलिस्टिक अप्रोच थी। हम ये चाह रहे थे कि जी केमिकल ऑब्जर्वेशन को स्टडी किया जाए तो लेविस मॉडल स्टडी करता। फिर एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट वाज टोटली फोकस्ड अराउंड इलेक्ट्रॉन्स, और जो क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच हैं वो यूज़ की गई उसमें जो है। लेकिन उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक ये लिमिटेशन थी, एक उसका ये प्रॉब्लम था कि दैट डिड नॉट अप्लाई ऑन द एंटायर मॉलिक्यूल। फिर थर्ड एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी विच कंसीडर्ड द होल मॉलिक्यूल, और क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट जो है मॉलिक्यूल की एंड इलेक्ट्रॉन्स की एज ए होल अप्लाई की गई, और ये आइडिया डेवलप करने की कोशिश की गई कि किस तरह जो है ये मॉलिक्यूल्स डेवलप होते हैं। क्योंकि मॉलिक्यूल्स का डेवलप होना बहुत, ये उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जस्ट इमेजिन, आप ये देखें आपके इर्द गिर्द कितनी डाइवर्सिटी है, आपकी लाइफ में कितनी डाइवर्सिटी है, कभी इसको सोचें। लेकिन आप घर में बैठे हैं, आप खाना खा रहे हैं, खाने में कितनी डाइवर्सिटी है। कुछ लोग चिकन पसंद करते हैं, कुछ बीफ पसंद करते हैं, कुछ वेजिटेबल्स पसंद करते हैं। फिर आप कहते हैं कोक से लेकर ग्रीन टी, कॉफी, कितनी वैरायटी है। फिर आप गाड़ियों में बैठते हैं, गाड़ियां मुख्तलिफ किस्म की हैं, फिर आप मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं। डाइवर्सिटी और ये जो ब्यूटी है, दिस ओव्स टू केमिकल बॉन्डिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर ये केमिकल बॉन्डिंग ना होती तो शायद आज हमारे पास डाइवर्सिटी ना होती। एंजॉय किया होगा, और इंशाल्लाह हम दोबारा बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। मैं आप लोगों के असाइनमेंट्स को बाय दिस वीकेंड जो है वो कर दूंगा, असेस करके आपको इंडिविजुअली हर किसी को रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा। और बाकी जो है वो अभी मैं चूँकि एक मीटिंग में जा रहा हूँ तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। ठीक है जी, ओके सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे ना आज मुझे अटेंडेंस भिजवा दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर, भिजवा दूँ। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, मैं लीव कर रहा हूँ, मेरे लीव करने से ये तो नहीं होगा कि आप लोगों की डिस्कशन डिस्टर्ब हो जाएगी? नहीं सर, नो सर।